हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव लर्नर एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू मेक टीचिंग लर्निंग इफ़ेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। इसका जो पहला पार्ट है चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर, ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लर्निंग क्या है। व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। अधिगम क्या है? अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में सुधार होता है वही क्या है? अधिगम कहलाता है। लर्निंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ एंगेजिंग मच ऑफ आवर waking hours, affecting all forms of behavior, skills, attitudes, personality, motivation, fear, mannerism, etc. अब लर्निंग क्या है? इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो हमारे पैदा होते ही शुरू हो जाता है और हमारे जीवन के अंत तक क्या है, हम कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है वो सीखते हैं और हमारे जीवन काल का बहुत सारा टाइम जो है वो कुछ ना कुछ सीखने में ही व्यतीत होता है, जिससे क्या है हमारा जो पर्सनैलिटी है उसमें कई तरह के जो हैं बिहेवियरल चेंज आते हैं, हमारे एटीट्यूड्स में परिवर्तन होता है, हमारे जीने का तरीका, रहन सहन, सोच समझ, हर चीज़ में क्या है परिवर्तन आता है। एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग कैन बी मेजर्ड बाय 3 फैक्टर्स। नंबर 1 इज़ accuracy, second one is speed, and third step or point is या factor is retention. Accuracy, how accurate do you remember? Speed, how soon you remember? And third one is retention, how long do you remember? कि हम लोग चीज़ों को कितने सही तरीके से सीखते हैं, कितनी तीव्रता या तेज़ी के साथ उनको याद रखते हैं या सीखते हैं और कितने समय तक क्या है हम उन्हें याद रख सकते हैं या धारण कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ इफ़ेक्टिव लर्नर, जिसमें हम जो प्रभावशाली अधिगम करता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो डिस्कस हम करेंगे। पहला पॉइंट है हाई IQ, उच्च बुद्धि लब्धि। हाँ जी, जो भी प्रभावशाली अधिगम करता है उसका जो IQ लेवल है वो बहुत हाई होता है। IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशंट। हम लोगों ने IQ भी डिस्कस किया है अपने पिछले सेमेस्टर में डिटेल में, तो आप लोगों को ये सारा पता है। टर्मन का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप सभी जानते हैं कि जो IQ है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो जो इफ़ेक्टिव लर्नर है उसका जो IQ है वो हाई होता है। सेकंड पॉइंट इज़ विल टू लर्न, सीखने की इच्छा। अब हर बच्चे में सीखने की इच्छा नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जो इफ़ेक्टिव लर्नर है वो हमेशा नई नई चीज़ों को नए नए तरीक़ों से सीखने की, लर्न करने की जो उसके अंदर जो एक विल है, जो इच्छा है वो रहती है। थर्ड इज़ क्यूरियस। जो इफ़ेक्टिव लर्नर है ये हमेशा क्यूरियस रहते हैं, नई चीज़ों को जानने के लिए, नए नए तरीके, नए नए मेथड्स, नए नए टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए क्या है इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। इसके बाद अगला है दैट इज़ एबिलिटी टू एडजस्ट, समायोजन की क्षमता। कुछ भी सीखने के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारी रुचियां जो हैं डेवलप करनी पड़ती हैं, हैबिट्स में बदलाव लाना पड़ता है। तो क्या है इनके अंदर लर्निंग के अनुसार एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है वो पाई जाती है। अगला है गुड मेमोरी। इनकी जो स्मृति है वो बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा समय तक क्या है ये प्रोलॉन्ग चीज़ों को या शायद हमेशा ही चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फोकस्ड, केंद्रित। ये हर अपने कार्य में पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं,
जब तक इनका काम पूरा नहीं होता है नए नए तरीक़ों से क्या है चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। अगला है गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब समस्या समाधान की जो क्षमता है वो इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। एक प्रॉब्लम के ढेरों सॉल्यूशंस एट ए टाइम इनके पास रहते हैं और ये एक सही और उचित और बहुत बढ़िया जो है सॉल्यूशन जो है उसका चुनाव करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। देन क्रिएटिव, सृजनात्मक, ये बाय नेचर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इनके काम से, इनकी क्रिएटिविटी से ही इनकी पर्सनैलिटी जो है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। असाइनमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, पढ़ना है, बोलना है, वोकैबुलरी है, हर चीज़ में क्या है जो इनकी क्रिएटिविटी है वो झलकती है। हमें पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये औरों से थोड़ा हटकर है। वोकैबुलरी का लेवल बहुत हाई, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छे, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स बहुत अच्छे, हर तरह से क्या है ये बच्चा क्रिएटिव रहता है। देन हाई एनर्जी लेवल। अब हर वक्त ये एनर्जेटिक रहते हैं, इनके अंदर बहुत सारी शक्ति रहती है, हर काम को करने में उत्साह जो है इनका वो देखने लायक होता है, हमेशा उत्साहित रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं, इनके कोई काम दे दिया जाए तो टोटली रिलायबल ये बच्चे हैं कि इनको दूसरी बार पूछना नहीं पड़ता है, ये अपना द बेस्ट या एक्सलेंट काम जो है वो करके दिखाते हैं। देन ओरिजिनलिटी इन आइडियाज़, विचारों की मौलिकता। ये जो भी कहते हैं इनके जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं वो ओरिजिनल होते हैं, औरों की तरह नहीं कि कुछ यहाँ से सुना वहाँ से सुना, उस तरह के इनके विचार नहीं होते हैं, बल्कि इनके विचार ऐसे होते हैं जिनसे बाकी लोग क्या है कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ प्रोग्रेसिव आउटलुक, प्रगतिशील दृष्टिकोण। इनका विजन बहुत हाई होता है, इनका प्रोग्रेसिव आउटलुक होता है, नया सोचना, बड़ा सोचना और उसको कर दिखाना और करने की चाह रखना। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ लीडरशिप क्वालिटीज़। इनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, ये लोगों को बड़ी जल्दी बहुत अच्छे तरीके से क्या है लीड करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और औरों को भी सिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रॉन्ग विल पावर। इनकी जो इच्छा शक्ति है बहुत सशक्त होती है, कोई काम करना है तो करना है, कुछ सीखना है तो सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो लाना है, ये कहीं भी क्या है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो किसके थे, हमारे इफ़ेक्टिव लर्नर के। और जनरली अगर मैं सम टोटल ऑफ इफ़ेक्टिव लर्नर की बात करूं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, अलर्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं और हमेशा इनके अंदर क्या है कुछ ना कुछ नया सीखने की जो चाह है, जो इच्छा है वो बनी रहती है। इसके बाद आते हैं हम अगले पार्ट के ऊपर जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग टीचिंग लर्निंग इफ़ेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। तो पहला पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग इफ़ेक्टिव करिकुलम, प्रभावशाली पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। अब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं स्कूल में, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है हमारा स्कूल। अब स्कूल में क्या है करिकुलम प्रिस्क्राइब किया जाता है, टाइम टेबल है, डिसिप्लिन है, एक सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम के अंदर क्या है बच्चों को कुछ नया सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हो, जो कि बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करे, इन्हेंस करे, ग्रूम करे और
करिकुलम जो है वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, कैपेसिटीज़ क्या हैं बच्चों की, इंटरेस्ट क्या है, बच्चों का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है जो करिकुलम है उसे डिज़ाइन किया जाए। इसके बाद हमारा अगला है प्रिंसिपल ऑफ क्लियर एंड एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स। अब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, करिकुलम में जो भी कंटेंट दिया गया है, जो भी टॉपिक दिया गया है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमेशा क्लियर होते हैं कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे के व्यवहार में क्या चेंज आएंगे या बच्चा क्या सीखेगा। अब ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और हमने आज कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं वो एंड में जाके अचीव करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग गुड इन्वायरमेंट, उचित या अच्छे वातावरण के निर्माण का सिद्धांत। अब गुड इन्वायरमेंट क्या है? अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट की हम बात करें तो इसमें दो तरह के इन्वायरमेंट आते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में आ गया हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्लासरूम फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं, टीचर कैसा है, फर्नीचर कंफर्टेबल है या नहीं है, लाइटिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी ताकि बच्चा पूरा दिन अपना क्वालिटी टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम जो है स्कूल में बिताता है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिताता है तो वहाँ का जो कंफर्ट है वो पूरी तरह सही हो, बच्चा आराम से अपना जो समय है वहाँ पे व्यतीत कर सके। क्योंकि अगर कंफर्ट होगा तभी जो लर्निंग है उसका आउटपुट सही रहेगा। अब अगर साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात मैं करूं तो वहाँ पे क्या है कि बच्चे के साथ जो पढ़ाना है, बच्चा जिस भाषा में बच्चा पढ़ना चाहता है या जो भाषा बच्चा जानता है उस भाषा का प्रयोग किया जाए। लॉज ऑफ लर्निंग है जिसमें लॉ ऑफ रेडीनेस आता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आता है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट आता है। टीचर्स उन चीज़ों का ध्यान रखें, टीचर बच्चे को थोड़ा आराम भी दें। ये नहीं कि स्टीरियोटाइप हम पढ़ा रहे हैं, नो, बच्चे से पूछा जाए, बातचीत की जाए, डिस्कस किया जाए। बहुत सारा एक क्वाडियल इन्वायरमेंट हो जिसमें कि जो लर्निंग आउटपुट है वो सही आ सके। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग एजुकेशनल गोल्स, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं। अगर बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका क्या है ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का? कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम हो, हमारी सोच विकसित हो, हमारा रहन सहन हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आए। तो बड़ा ज़रूरी है कि शिक्षा इस ढंग से दी जानी चाहिए या शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो ऐसे होने चाहिए कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसे लाभ हो सके। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज़ अ मैजिक, ये एक जादू है। आप किसी को मोटिवेट करके तो देखिए, बच्चों को गुड दीजिए, बच्चों को एक्सीलेंट कहिए, बच्चों को एप्रिशिएट करिए, फिर इसका चमत्कार देखिए। अगर कोई आपको मोटिवेट नहीं करता है, खुद को खुद मोटिवेट करिए, सेल्फ मोटिवेशन। आप पाएंगे कि आपके व्यवहार में कितना पॉजिटिव चेंज आया है। तो मोटिवेट करना बच्चे को किसी काम के प्रति, बच्चों को इंस्पायर करना, रुचि जगाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। कुछ भी सिखाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं और कैसे आप पढ़ाएंगे, इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करके, जिस तरह से हम लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान हम बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, पूरा एक प्रोसेस हमारा चलता है टीचिंग लर्निंग का। एंड में हम इवेल्युएट करते हैं। तो उसमें क्या है, हम इवेल्युएट करते हुए देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव मैंने निर्धारित किए थे, क्या मैंने उनको अचीव किया है या नहीं किया है। उससे क्या है, हम अपनी टीचिंग को इवेल्युएट करते हैं, ना कि अपने स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं। अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, ख़राब पढ़ा रही हूँ, तो मैं खुद को इवेल्युएट करती हूँ थ्रू दिस इवेल्युएशन प्रोसेस कि मेरे जो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या मैंने अचीव किए या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़
प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। हाँ जी, पुनर्बलन आप लोगों को स्किल्स में बताया जाता है। टीचिंग के जो स्किल्स हैं, माइक्रो टीचिंग है, उसका ये पहला और इम्पॉर्टेंट स्किल है हमारा। तो आप सब जानते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और किस तरह से बच्चों को रीइंफोर्स किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के काम के बाद उनको फीडबैक देना या रीइंफोर्स करना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग इंटरेस्ट, रुचि विकास का सिद्धांत। हाँ जी, अब पढ़ना कुछ लोगों को तो बहुत पसंद है, कुछ लोग इतनी रुचि पढ़ने में नहीं दिखाते हैं, बट ये अध्यापक का काम है कि किस तरह से वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है, इनोवेटिव बनाता है, और कौन सी नई चीज़ लेके वो आ रहा है रोज़, जिसके लिए बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि टीचर आज क्या नया बताएगा, कौन सी नई चीज़ बताने जा रहा है, जिसके लिए बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो बनी रहेगी और इंटरेस्ट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डेवलप होगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, शिक्षण अधिगम क्रियाओं का सिद्धांत। हाँ जी, अब टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या है? अब पढ़ाना ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक का यूज़ किया, किताब से पढ़ा, जो किताब में लिखा है वही बच्चों को बता दिया। वो काम तो बुक्स कर रही हैं। टीचर्स का काम क्या है? ढेरों एक्टिविटीज़ करवानी, ताकि लर्निंग बाय डूइंग का जो महत्व है वो पूरा हो सके। क्योंकि कोई काम हम जब करके सीखते हैं तो उसे हम कभी भी नहीं भूलते हैं। कई तरह के एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, कमियों से भी सीखते हैं, सफलताओं से भी सीखते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितनी एक्टिविटीज़ आप इंट्रोड्यूस कर सकें, प्रयोग में ला सकें, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। हाँ जी, व्यक्तिक विभिन्नताओं की हम बार बार बात करते हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है ये टॉपिक। तो आप सबको पता है कि टीचर का काम क्या रहता है कि सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करनी, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब टीचर को हर एक बच्चे की कमी भी पता है, क्वालिटी भी पता है। तो टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर तरह का बच्चा जो है वो कवर अप हो सके और हर प्रकार के बच्चे को क्या है, आपके शिक्षण का लाभ जो है वो मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। अब कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन है सहसंबंध, कनेक्ट करना। न्यू एंड ओल्ड एक्सपीरियंसेस, न्यू एंड ओल्ड नॉलेज, नई और पुरानी चीज़ों को जोड़कर जब हम पढ़ाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन। या बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के पढ़ाना, उसमें क्या है, पुराने एक्सपीरियंसेस भी हैं, पुरानी पिछली क्लास की बच्चे को भी जो पिछली क्लास में लेसन पढ़ा है उसके बारे में भी जानकारी है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। तो अगला जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जो है उसमें उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो सकेगी। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिकता का सिद्धांत। हाँ जी, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे जो स्टेट है, जो हमारा उसका सारा जो सिस्टम है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह डेमोक्रेसी को ही फॉलो किया जाता है। तो क्लास में भी क्या है, डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए। बच्चे क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या है, उन्हें एनकरेज करना चाहिए। ये नहीं कि रोक दिया, तुम क्वेश्चन बहुत करते हो। बड़ी बार हम बच्चों को डिसहार्टन कर देते हैं इस डर से कि मुझे इसका जवाब नहीं आता है और मैं तो टीचर हूँ। कोई बात नहीं, सबको हर चीज़ के जवाब नहीं आते हैं। बच्चे को कह दें, कल बता देंगे बेटा, मुझे नहीं आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बोलने दें, प्रश्न पूछने दें, उसकी जो क्यूरियोसिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाई आप करें। अगला जो है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग, विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग का सिद्धांत। अब ये नहीं है कि हम एक ही टीचिंग मेथड लेके चलें, एक ही मेथड ऑफ टीचिंग लेके हम पूरा कंटेंट या पूरी ज़िंदगी बिता दें। नो,
हमारे पास ढेरों मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, बहुत नए मेथड हैं, पुराने मेथड हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ढेरों मेथड्स का हम प्रयोग करें। जैसे हमने पीछे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की, जब हम ढेरों मेथड्स का प्रयोग करेंगे तो बच्चों को समझ आएगा। किसी को देखकर समझ आता है, किसी को सुनकर समझ आता है, किसी को प्रैक्टिकल करके समझ आता है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना और बताना, ताकि जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। इसके बाद अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाँ जी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जिसमें ब्लैक बोर्ड है, हिंदुस्तान के हर स्कूल में ब्लैक बोर्ड और चौक पाया जाता है, आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है। इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं, नए नए एग्जाम्पल्स दें, लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल्स दें। रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं या मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ का जो आसपास का वातावरण है उससे संबंधित उदाहरण दें। बच्चा खेती बाड़ी पेड़ पौधे बहुत अच्छे से समझेगा। अर्बन बैकग्राउंड का बच्चा है तो शहरों में जो चीज़ें और जो परेशानियाँ पाई जाती हैं, बच्चा अगर उनसे रिलेट करके हम पढ़ाएंगे, बच्चा बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। मेन काम हमारा क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है वो सीख सके, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। चार्ट्स दिखाना, मॉडल दिखाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनोवेशंस हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। एंड लास्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का सिद्धांत। अब मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। बार बार हम मूल्यांकन की बात करते हैं, इतने बच्चे फेल हुए, इतने पास हुए, इतने फर्स्ट आए, इतने सेकंड आए। ये बच्चों की इवैल्यूएशन नहीं है, ये टीचर की इवैल्यूएशन है। उसके थ्रू हम जानते हैं कि मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, मुझ में क्या कमियाँ हैं, मैं सिखा नहीं पाया, या मेरे बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं आया। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन जो है ये बच्चों से ज़्यादा टीचर को बताती है कि उसे अपनी टीचिंग लर्निंग में क्या क्या परिवर्तन करने हैं, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बन सके। तो यहाँ पे मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन के लिए हमारे पास ओरल तरीका भी है, रिटन तरीका भी है, होमवर्क हम देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।